हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है सीटेड और एमपीटेड स्पेशल क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन। और एक और नई क्लास मैंने स्टार्ट की है दोपहर को 3 बजे, वो भी आप ज्वाइंट क्लास है, उसमें 2 सब्जेक्ट एक साथ हम देखते हैं। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मिस कर दी है तो देख लीजिएगा उसको, लिंक या वीडियो ही मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, अभी इसके पहले ही हुआ है। तो यस, चलिए स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में, धनी परिवारों के बालकों में या सृजनशील बालकों में? मौलिकता का गुण हमेशा सृजनशील बालकों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। जो कुछ थोड़े क्रिएटिव होते हैं वही कुछ अपना ओरिजिनल करते हैं, ठीक है। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है क्या? कार्यकरण संबंधों को समझने में असफलता, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थता। और यहाँ पे सही उत्तर होता है मंद बुद्धि बालक की। देखिए, ये ठीक है कि उसको कार्यकरण संबंध समझने में दिक्कत होती है, तो ये तो विशेषता है, ठीक है। बुद्धि लब्धि जो है वो 105 से 110 के बीच होना, ये उनकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाता है। देखेंगे हम अगला प्रश्न। कैली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह कौन सा है? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए, बस ABCD में आपको रिप्लाई करना है। असत्तात्मक सिद्धांत, संघसत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। कैली महोदय। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाता है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली महोदय ने दिया है। और इनके अनुसार बालक जो है वो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होता है। इसमें जैसे कि सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, ये सारी चीज़ें होती हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान कौन सा है? ध्वनि पहचानना, भाषा विकास की पूर्णावस्था, ध्वनि उच्चारण या शब्दोच्चारण? ये तो आसान प्रश्न है, क्योंकि भाषा विकास में जो अंतिम चरण जो आएगा, अंतिम सोपान क्या आएगा कि भाषा विकास की पूर्ण अवस्था को जब बालक प्राप्त कर लेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है किस लिए? बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में, बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में या बालक के पिछड़ेपन का कारण जानने में? और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जानना है? तो बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने के लिए एक टीचर का शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना उसको आवश्यक है। क्योंकि अगर वो बच्चे की मानसिक स्थिति, शारीरिक क्षमताएं, ये सब कुछ समझेगा तभी वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकेगा। उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझेगा तभी जो है वो कर पाएगा ऐसा। कुछ जगह पे आपको, क्योंकि बार बार मैं बताती हूँ कि अलग अलग मैं जगह से देखती रहती हूँ क्वेश्चंस, तो वहाँ पे कुछ जगह पे आपको मिल सकता है ये वाला ऑप्शन कि बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में। लेकिन सिर्फ बुद्धि लब्धि की गणना करना उद्देश्य नहीं होता है शिक्षक का। और शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे हम बालक का प्रॉपर जो है विश्लेषण कर पाते हैं, या कह सकते हैं आकलन कर पाते हैं, समझ पाते हैं बालक को। तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्योंकि इसमें मनोशारीरिक दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यदि हम आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन जानना चाहते हैं तो अध्ययन करना पड़ेगा किसका? फटाफट से देख लीजिए। आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को भी हमें जानना है, तो किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है शारीरिक विकास का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयु वृद्धि के साथ साथ आयु जब वृद्धि होती है, मतलब कि जब एज हमारी बढ़ती है, तो जनरली जो प्रत्यक्ष रूप से जो परिवर्तन होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, वो क्या होते हैं? शारीरिक विकास के होते हैं। तो शारीरिक विकास का अध्ययन हमें करना पड़ेगा
ताकि हम एज के बढ़ने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में वो चीज़ें समझ सकें। वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरों के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य और अन्य क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ठीक उसी प्रकार नकल करने लगता है, यानी इमिटेट करने लगता है, क्या कहलाती है? मैंने इंग्लिश में बता ही दिया आपको आंसर। विचार, प्रभाव, अनुकरण, ज्ञान। तो जैसे कि मैंने अभी इमिटेट वर्ड बोला, इमिटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आप इंग्लिश पेडागोजी में यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इमिटेशन वाला आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सही आएगा। हिंदी में उसे हम अनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। निम्न में से क्या एक शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से। शिशु की सीखने की प्रक्रियाओं का तीव्र होना, शिशु में आत्म प्रेम की भावना का प्रबल होना, शिशु की परिपक्वता का 3/4 भाग विकसित हो जाना, या शिशु का अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहना। जो विशेषता नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा 3/4 मतलब बहुत होता है ना, आधे से भी ज़्यादा। तो क्या शिशु की परिपक्वता, मैच्योरिटी हर तरह से आ जाती है, आधे से भी ज़्यादा विकसित हो जाता है शैशवावस्था में? नहीं होता है। तो ये आपका जो है वो विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताओं के अंतर्गत होंगी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक से स्थिरोन्मुख रहता है तथा उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा, अधिगम, समायोजन या आदत? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ इतना जो घुमा फिरा के बोला गया है कि वो एक प्रोसेस क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक एक परिस्थिति में उसकी अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, यानी कि घुमा फिरा के सीखता है, कोई चीज़ सीखता है, जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहती है, यानी कि कुछ हद तक जो है वो हमेशा एज इट इज़ बना रहता है, और उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, उसका नॉर्मल जो डेली लाइफ बिहेवियर है वो उसको प्रभावित करता है। तो ये अधिगम है, सीखना। जो भी बालक सीखता है किसी भी परिस्थितियों में, उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। घुमाया है क्वेश्चन, पर है फैक्ट वही, अधिगम आपका सही आंसर होगा। चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न। जब कोई शिक्षार्थी उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है। श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, नियम अधिगम। पूर्व ज्ञान का अभाव होने की वजह से बार बार वो दोहरा रहा है एक ही उद्दीपन अनुक्रिया की एक ही व्यवस्था और एक ही परिस्थिति में बार बार रिपीट करके उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संकेत अधिगम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। संकेत अधिगम का अर्थ ये होता है कि संकेत के माध्यम से सीखना, एक शॉर्ट में बता रही हूँ, संकेत के माध्यम से सीखना। तो बालक इसमें किसी चीज़ को बार बार दोहरा के अभ्यास करता है, तो ये संकेत अधिगम कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है। चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि देखने के अवसर की बात हो रही है तो प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है। शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। वैसे भी देखी हुई चीज़ें हमेशा या ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। किसी बालक में प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास तब होता है जब वह क्या करता है? पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान प्रत्ययों को जोड़ता है, पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य प्रत्ययों को जोड़ता है, पूर्व अनुभवों को तर्क के आधार पर समझता है, या नवीन अनुभवों के आधार पर पूर्व अनुभवों को छोड़ देता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास।
बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपने गेस किया है तो सही गेस किया है। पूर्व अनुभव के आधार पे वर्तमान प्रत्ययों को जोड़ना, जो सामने से जो सिचुएशन है उसके आधार पे चिंतन करना, किसके आधार पे? पूर्व अनुभव के आधार पे, यानी इसके पहले जो कुछ भी देखा सुना एक्सपीरियंस किया है सीखा है उसके आधार पे। यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है। ये प्रॉपर सिद्धांत है कि फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एक कथन टाइप से लिखा हुआ है। ये किसके नाम के साथ जुड़ा है, बस ये बताना है। कैनन, जेम्स, डम्फी, लेजारस। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैनन। अगर आपने तुक्का भी मारा था और ए सही लग गया है तो सही है। नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता के जनक कौन हैं? कोहलबर्ग, पियाजे, फ्रायड या एरिक्सन? नैतिक विकास की अवस्थाओं, सीधे सीधे यही बस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग सही आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की बात होती तो फिर जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।